देखो बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास लेक्चर में पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिया, उनके सारे फेजेस देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन oocyte। ठीक है, अगर हम oocyte की बात करें तो oocyte हम जनरली बोल भी से रहे एग को and its membrane which are called as egg membrane या egg envelope। ठीक है, तो एग और एग मेम्ब्रेन या एग एनवेलप को ही हम कंबाइन क्या बोल रहे हैं, oocyte। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एग मेम्ब्रेन, जनरली एग मेम्ब्रेन जो है ये तीन टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो सारी की एग मेम्ब्रेन जो सिक्रीट होती है फ्रॉम oocyte आर कॉल्ड एज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। जैसे कि एग्जांपल विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड ज़ोना पैलोसिटा। ठीक है, वो सारे एग मेम्ब्रेन जो सिक्रीट होती है फ्रॉम oocyte दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन सी, विटेलाइन मेम्ब्रेन और ज़ोना पैलोसिटा। ठीक है, अगला सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, वो एग मेम्ब्रेन जो सिक्रीट होते हैं फ्रॉम ओवरी आर कॉल्ड एज सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। जैसे कि एग्जांपल कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो विटेलाइन मेम्ब्रेन या ज़ोना पैलोसिटा एंड कोरोना रेडिएटा ये तीनों ही एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं मैमेलियन एग में। ठीक है, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन वो सारी ही एग मेम्ब्रेन जो सिक्रीट होती है फ्रॉम यूटेरस और ओविडा आर कॉल्ड एज टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, एग्जांपल शेल ऑफ हेन्स एग। ठीक है, या मेम्ब्रेनस कोट ऑफ टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो टर्शियरी मेम्ब्रेन जो है ये जनरली मैमेलियन एग में प्रेजेंट नहीं होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़ोना पैलोसिटा है एंड कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब अगर हम मैमेलियन एग की बात करें ठीक है, तो मैमेलियन एग जनरली है कैसे, दे आर आलेसिड। ठीक है, आलेसिड का मतलब है कि यॉक जो होता है ना वो एब्सेंट होता है मैमेलियन एग में। ठीक है, इसके अलावा नॉन डिस्क्वाइडल। ठीक है, नॉन डिस्क्वाइडल का मतलब है कि मैमेलियन एग के अराउंड कोई भी हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होती है। तो वो कोई भी एग, ठीक है, जिसके अराउंड कोई भी हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होगा उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डिस्क्वाइडल। या वो कोई भी एग जिसमें यॉक एब्सेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आलेसिडल एग। तो मैमेलियन एग जो है ये आलेसिडल है, नॉन डिस्क्वाइडल है एंड माइक्रोस्कोपिक है, दैट इज 1 mm। ठीक है, तो अगर हम मैमेलियन एग की बात करें तो मैमेलियन एग में जनरली दो एग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जनरली दो एनवेलप है एग मेम्ब्रेन में, एक इनर एनवेलप और दूसरा आउटर एनवेलप। ठीक है, अब इनर एनवेलप जनरली क्या है, दैट इज ज़ोना पैलोसिटा। ठीक है, तो अभी बताया था कि ज़ोना पैलोसिटा क्या है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, जो जनरली सिक्रीट होता है फ्रॉम oocyte। तो oocyte क्या करेगा, जिस लेयर को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, दैट इज ज़ोना पैलोसिटा। और ये जो ज़ोना पैलोसिटा की लेयर होगी ये लेयर अटैच होगी किससे, oocyte से।
मतलब कि एग से। ठीक है, आगे से। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इस oocyte और इस ज़ोना पेलोसिटा के बीच में एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है, इनर एनवलप। आउटर एनवलप, इस ज़ोना पेलोसिटा लेयर के बाहर फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और ये फॉलिकुलर सेल्स जो है ये फॉर्म करते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म करते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा मतलब कि कोरोना रेडिएटा फॉर्मेशन किससे हो रही है, बाय सेक्रेशन ऑफ ओवरी। ठीक है, हमने जनरली देखा था कि ओवरी है जिनमें फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं। ठीक है, और वही फॉलिकुलर सेल्स क्या कर रहे हैं, कोरोना रेडिएटा की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये कोरोना रेडिएटा कहां प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द ज़ोना पेलोसिटा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो कोरोना रेडिएटा जो अटैच है oocyte से, ठीक है, अटैच है किससे, oocyte से। इसका अटैचमेंट oocyte से होता है थ्रू हाइलुरोनिक एसिड, इससे होता है थ्रू हाइलुरोनिक एसिड। और इस हाइलुरोनिक एसिड की हेल्प से कोरोना रेडिएटा इस एग से, इस ज़ोना पेलोसिटा की लेयर से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था मैमेलियन एग का। ठीक है, ठीक है, अपना अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर हम फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करें तो जब फर्टिलाइजेशन हम किसे बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और इसी फ्यूजन को भी हम क्या बोलते हैं, सिंगल। ठीक है, तो इस फर्टिलाइजेशन के टाइम में और भी बहुत सारे प्रोसेस अकर हो रहे होते हैं फीमेल बॉडी में। जैसे कि अगर हम देखें तो एक है प्लास्मोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी एंड एम्फीबिक्सिस। ठीक है, प्लास्मोगेमी एंड कैरियोगेमी ये दोनों ही आप पढ़ चुके हो। ठीक है, 11th में अगर आपको याद हो फंजाई। ठीक है, तो फंजाई में एक पूरा पेज है जहां पे उसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ है, फंजाई की क्लासेस बताई हुई है। उसके ऊपर वाले पैरा में उसने एक्सप्लेन किया प्लास्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। प्लास्मोगेमी हम जनरली किसे बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्लास्मोगेमी। कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कौन से निकले, एक मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, इनका क्या होना है, फ्यूजन। और किसी मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। एम्फीबिक्सिस का मतलब है इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम, से हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिक्सिस। इंटरमिक्सिंग का मतलब है। ठीक है, आगे चलिए। तो ये तो जनरली 4 प्रोसेस है जो पूरे ही फर्टिलाइजेशन के टाइम में फीमेल बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जनरली होना क्या है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन। ठीक
ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है कि मेल गैमेट जो है वो रिलीज होता है इनटू द वेजाइना में, ठीक है, और वेजाइना में जितने भी इसको रिलीज हो रहे होते हैं दे आर 20 to 120 मिलियन पर एनम, ठीक है। अब ये जो 20 से 120 मिलियन स्पर्म जो रिलीज हो रहे हैं वेजाइना में, इनमें से कुछ थाउजेंड्स ही हैं जो क्या करेंगे, सर्विक्स को क्रॉस करके कहां पहुंचेंगे, यूटेरस पे, और यूटेरस में कुछ थाउजेंड्स स्पर्म ही होंगे जो कहां पहुंचेंगे, ओविडक्ट में, ठीक है। तो ओविडक्ट में इन 20 से 120 मिलियन स्पर्म में से कितने बचे, सिर्फ 1000 ओविडक्ट, 1000 स्पर्म ही ओविडक्ट में पहुंचे, ठीक है। अब उस 1000 में से सिर्फ एक स्पर्म ही होगा जो क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज करने का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो एक स्पर्म जो एग को फर्टिलाइज कर रहा है ये ऐसे ही हो जाता है, नहीं, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बहुत सारी रिएक्शंस परफॉर्म होती है टू मिक्स द एग विद स्पर्म, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पर्म की जो मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स वॉल, देन टू यूट्रस एंड देन टू ओविडक्ट, ये पूरा ही मूवमेंट परफॉर्म होता है अंडर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पे जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज एंटी पेरिस्टॉल्टिक इन नेचर, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है एंटी पेरिस्टॉल्सिस है। एंटी पेरिस्टॉल्सिस का मतलब कि यहां पे स्पर्म की मूवमेंट बॉडी के इनवर्ड डायरेक्शन में होनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो एंटी पेरिस्टॉल्सिस जो यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, यही होता है आल्सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और सीमेन में जो सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वो भी क्या करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन और सेमिनल प्लाज्मा ये दोनों कंबाइन क्या करेंगे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, एंटी पेरिस्टॉल्सिस कॉन्ट्रैक्शन होगी और स्पर्म जो है वो वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से ओविडक्ट में पहुंचेगा, ठीक है। और ओविडक्ट में जनरली पहुंचेगा कहां, इन एम्पुला, ठीक है। याद करो हमने पढ़ा था कि एम्पुलरी साइट ही मेजर साइट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है। तो एक जो रिलीज हो रहा था फ्रॉम ओवरी, ठीक है, और वो इनफर्टिबुलम में प्रेजेंट फिब्रिक से कैप्चर हो रहा था और वो कहां पे मूव कर रहा था, टुवर्ड्स एम्पुला, ठीक है। तो एम्पुला वो मेजर साइट है जहां पे क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है। तो स्पर्म इस एम्पुलरी साइट तक पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब अगर हम बोले कि फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है, तो जनरली बहुत सारी प्रोसेस हो रही है यहां फर्टिलाइजेशन को कॉज करने में, ठीक है। जैसे कि पहला स्टेप है कैपेसिटेशन, ठीक है। देखो कैपेसिटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। उसके हेड पे क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम, ठीक है। इस एक्रोसोम के अराउंड जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, जितने भी सेमिनल प्लाज्मा की लेयर प्रेजेंट होगी वो सारे क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे स्पर्म के हेड से, और स्पर्म के हेड से ये जो रिमूवल का प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन, ठीक है। और कैपेसिटेशन होते ही स्पर्म जो है ये दोबारा से अपनी एक्टिविटी को गेन कर लेता है, ठीक है। अब तो अगर हम बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म जो चलिए दो जगह अपनी एक्टिविटी को गेन करता है, एक एपिडिडाइमिस में और दूसरा वेजाइना में, ठीक है। आगे से तो कैपेसिटेशन परफॉर्म होता है स्पर्म में और एक्रोसोम, अब स्पर्म के हेड पार्ट से उसके एक्रोसोम से क्या होगी, एक्रोसोमिक कैप, एक्रोसोमिक लेयर, उसकी ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर, उसके सेमिनल प्लाज्मा की लेयर क्या हो जाएगी, वहां से हट जाएगी और उस पर्टिकुलर स्पर्म को बोलते हैं कैपेसिटेटेड स्पर्म,
ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, कैपेसिटेटेड स्पर्म। ठीक है, अब देखो जिन स्पर्म में कैपेसिटेशन परफॉर्म नहीं हुआ है वो कभी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जिन स्पर्म में कैपेसिटेशन परफॉर्म नहीं हुआ है वो कभी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगला स्टेप है एक्रोफोबिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे एक्रोफोबिक रिएक्शन। ठीक, अब देखो हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन जनरली हो किसमें रहा है, एम्पुलरी साइड। ठीक है, अब जो स्पर्म जो है जो एग में जा रहा है, जो एग में माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, वो थ्रू वेरियस स्टेप पूरा ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होना है। जैसे कि पहला है पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अभी देखा था कि प्राइमरी साइट के अराउंड, ठीक है, ये वो साइट है, ठीक है, इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, जूना पैलिफिडा की लेयर, ठीक है, और इस जोना पेनिसुला की लेयर के अराउंड फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इन्हीं फॉलिकुलर सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, एक कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेनिसुला, और ये क्या है, एग। ठीक है, तो अब देखो स्पर्म जो आया हुआ है, ठीक है, ये स्पर्म क्या करेगा, अभी हमने देखा था जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि स्पर्म के हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट था और साथ में प्रेजेंट क्या थे, हाइलोरोनिडेस एंजाइम एंड पेप्टाइडल एंजाइम। ठीक है, अब देखो जैसे ही स्पर्म जो है इस कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आता है, ये क्या करेगा, हाइलोरोनिडेस एंजाइम को सीक्रेट करता है। ठीक है, अब देखो अभी देखा था कि कैपेसिटेशन के टाइम में क्या था कि स्पर्म के हेड से, उसके एक्रोसोम के ऊपर से जितनी भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो सारी क्या हो जाती है, हट जाती है, और उसके हटने का फायदा क्या होता है कि एक्रोसोम बहुत ही आसानी से डिसॉल्व कर जाएगा, बहुत ही आसानी से क्या करेगा, इन एंजाइम को सीक्रेट कर पाएगा, इसलिए वो सारी ही मेम्ब्रेन पहले ही हट जाती है और उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। तो अब क्या था कि जैसे स्पर्म कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आया, ये क्या करेगा, हाइलोरोनिडेस एंजाइम और पेप्टाइडल एंजाइम को सीक्रेट करने का काम करेगा, ये एक्रोसोम से क्या हो जाएंगे, रिलीव हो जाएंगे। अब जैसे ही हाइलोरोनिडेस एंजाइम रिलीव होगा, ये क्या करेगा, इस हाइलोरोनिक एसिड को, हाइलोरोनिक एसिड को क्या करेगा, ये डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, ये हाइलोरोनिक एसिड जैसे ही ब्रेक डाउन होगी, कोरोना रेडिएटा की लेयर जो है क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेगा, इस कोरोना रेडिएटा की लेयर को पेनिट्रेट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा टुवर्ड्स जोना पैलिफिडा। ठीक है, तो अपना पहला स्टेप क्या था, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अच्छा ये वही हाइलोरोनिक एसिड है जिसकी हेल्प से कोरोना रेडिएटा जो है ये इस जोना पैलिफिडा की लेयर से अटैच है, याद करो थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हाइलोरोनिडेस एंजाइम को सीक्रेट किया, और हाइलोरोनिडेस एंजाइम क्या करेगा, हाइलोरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, कोरोना रेडिएटा की लेयर डिसॉल्व होगी और इसको जो मूव करेगा टुवर्ड्स जोना पैलिफिडा। ठीक है, आगे समझिए। अब ये जोना पैलिफिडा की लेयर है, इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ठीक है, जोना पैलिफिडा लेयर कैसी थिन है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। ठीक है, और इन जोना पैलिफिडा की लेयर में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं ZP3 प्रोटीन। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, ये इसको किसी ZP3 प्रोटीन को
ये इसको क्या करेगा, किसी ZP3 प्रोटीन को उसको सीक्रेट करने का काम करेगा, ठीक है। ये इसको इसी को रिकॉग्नाइज करेगा और जैसे ही ZP3 प्रोटीन जो है ये रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, ये स्पर्म जो है ये अपने जोना पेलोसिटा की लेयर को पेनिट्रेट करके मूव कर जाएगा कहां पे, टुवर्ड्स दी एग, ठीक है। आगे सर में अब ये जो ZP3 लेयर है ये किसका, जोना पेलोसिटा लेयर है, ठीक है। अब अभी मैंने बोला था कि इसको भी क्या करता है, रिलीज करने का काम, इसको सीक्रेट करने का काम करता है। सीक्रेट क्या करेगा, जैसे कि ये जो ZP3 प्रोटीन है, ठीक है, इसी का एंटी प्रोटीन प्रेजेंट होता है ऑन स्पर्म, ठीक है। और यही प्रोटीन और एंटी प्रोटीन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर दोनों ही एंटी प्रोटीन और एंटी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे। यही रीजन है कि हर एक एग जो है अपने सेम स्पीशीज के स्पर्म से ही फर्टिलाइज होता है। अगर ये प्रोटीन और एंटी प्रोटीन जिसे हम बोल रहे हैं वो अगर रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तो किसी दूसरे स्पर्म, किसी दूसरे स्पीशीज का स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये जरूरी होता है कि ये प्रोटीन और एंटी प्रोटीन के स्ट्रक्चर दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के कंपैटिबल हो जाए, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर ले। और यही रीजन है कि हर एक स्पीशीज जो है होता है दैट इज पर्टिकुलर फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन ऑफ इट्स एग ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जोना पेलोसिटा की लेयर पेनिट्रेट हुई। अब जैसे जोना पेलोसिटा की लेयर पेनिट्रेट होगी इसको क्या कर जाएगा, इस एग के साइटोप्लाज्म में माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब जब स्पर्म जो है ये एग के साइटोप्लाज्म में मैच्योर के एग के साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा। अब देखो जैसे ही क्या था कि एग जैसे ही स्पर्म को रिसीव करेगा ये क्या करेगा, जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है। याद करो प्रोजेनेसिस के टाइम में पढ़ा था कि स्पर्म के स्टिमुलस से ही प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म पहुंचा यहां तक, प्राइमरी oocyte क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte में या मैच्योर ओवम में से रिलीज हो जाएगा और साथ में एक सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ये ओवम रिलीज हुआ इस ओवम के साथ स्पर्म जो है क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आया समझ, जैसे ही ओवम रिलीज हुआ, ओवम बना, ये ओवम के साथ स्पर्म जो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। तो स्पर्म के ऑलमोस्ट सारे ही स्ट्रक्चर एग के साइड ओवम के साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज कर जाते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल स्पर्म में प्रेजेंट था, ठीक है, यही सेंट्रियोल क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फ्यूज होने के बाद एग में ओवम में क्या करेगा, सेंट्रियोल की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये सेंट्रियोल क्या करेंगे, डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और क्रोमोसोम की पेयरिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये मेजर फंक्शन है सेंट्रियोल का, ठीक है। और जो ओवम का खुद का सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ओवम का खुद का सेंट्रियोल डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो अब क्या हुआ, ओवम के साइटोप्लाज्म के साथ स्पर्म जो है वो क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। अब देखो स्पर्म जो है वो उसमें क्या था, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, ठीक है। ओवम में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। तो 23 इसके और 23 इसके, और इन दोनों ही स्ट्रक्चर से एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसमें क्या होगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये पूरा ही प्रोसेस था किसका, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। आगे चलिए। अच्छा, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन सोचना कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं, फर्टिलाइजेशन के 3 सिग्निफिकेंस बताने हैं आपको, ठीक है। बाकी देखेंगे अगली क्लास।